तो गाइस पिछले सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। हम लोगों ने सेशन मैनेजमेंट को समझा एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद एक डाउट अलमास का था कि लॉग आउट से रिलेटेड था और बड़ा अच्छा डाउट था और मुझे लगा कि एक बार मुझे भी इस बात को बोल देना चाहिए। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड कर लेना चाहिए इस बात को जो हमने आपको कल रिकॉर्डिंग के बाद बताया था। देखो जब हम लॉग आउट करते हैं, इसी को थोड़ा सा मैं फिर से इस पे मैं आ रहा हूँ। जब हम लॉग आउट करते हैं तो सेशन रिमूव होता है या फिर सेशन का डेटा रिमूव होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, जब भी क्लाइंट हमारे सर्वर को जाता है, ठीक है? तो सर्वर एक हमारे लिए सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है? एक एक ब्राउज़र के लिए एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, हम सेशन में हम स्टेट मैनेज करते हैं। हम इस सेशन में फिर हम क्या करते हैं, हम यूज़र नेम पासवर्ड लेकर के जाते हैं, ठीक है? और यूज़र नेम पासवर्ड हम इसके अंदर रख देते हैं। फिर जितनी बार भी हम अगर डायरेक्ट जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि मेरा यूज़र नेम पासवर्ड इसमें है कि नहीं है। तो लॉग आउट करने का मतलब बस इतना होता है कि इस सेशन के अंदर जो आपने स्टेट मैनेज किया है, जो डेटा रखा हुआ है, उसको रिमूव करना। सेशन डॉट हमने लगाया था रिमूव एट्रीब्यूट। अगर आपको ध्यान होगा ये लॉग आउट का कोड आप देखिए, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। ये सेशन को रिमूव नहीं करेगा भाई, सेशन तो हमेशा बनेगा। जब भी आप क्लाइंट सर्वर पे जाएगा, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसकी जे सेशन आईडी आपके इसमें स्टोर हो जाएगी और हर बार हम जे सेशन आईडी को लेकर के जाएंगे और बोलेंगे कि या इस आईडी वाले सेशन में डेटा है, अगर होगा तो हम लॉग्ड इन है और अगर नहीं होगा तो हम लॉग्ड आउट है। तो सेशन डिलीट नहीं होता है ना। हाँ, जनरली हम लोग लेमैन में लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सेशन रिमूव हो गया। एक्चुअल में सेशन डिलीट नहीं होता है। होता क्या है, सेशन का एट्रीब्यूट, सेशन के अंदर जो हम की वैल्यू पेयर में स्टेट मैनेज किए हैं, जो डेटा मैनेज किए हैं, वो डेटा रिमूव होता है। तो डेटा जगह अगर रिमूव हो जाएगा तो दोबारा से हम जब आएंगे अपनी जे सेशन आईडी लेकर के, मान लो गेट रिक्वेस्ट में आ रही जे सेशन आईडी लेकर के आएंगे, तो उस सेशन आईडी में क्या हमें डेटा मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा, बट सेशन तो रहेगा ना। सेशन रिमूव नहीं होगा, सेशन रहेगा हाँ, बट डेटा नहीं मिलेगा और डेटा नहीं मिलेगा तो हमें नल आएगा। तो ये डाउट अराइज हुआ था, अब मुझे लगा कि बोलना ज़रूरी। कई कई लोग शायद ये समझ गए हों कि रिमूव लॉग आउट करने से सेशन ही ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। नहीं, सेशन ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है। सेशन में जो आप स्टेट मैनेज किए हो, जो एट्रीब्यूट मैनेज किए वही डिलीट होगा और भी वही वाला एट्रीब्यूट डिलीट होगा जो की का नाम दिए हो सकता है कि सेशन में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम कई सारा डेटा मैनेज किए हों, जैसे की 1 में कुछ है, की 2 में कुछ है, तो जो की दोगे वही से रिमूव होगा, ये भी ध्यान रखें। ठीक है? चलो ये थोड़ी छोटी-सी बात थी जो बताना ज़रूरी था। बाकी आज का सेशन हमारा सेशन मैनेजमेंट पे, अच्छा इससे ही रिलेटेड आज का सेशन हमारा है। ठीक है? आज हम लोग 2 बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पहला है हमारा लिसनर, ठीक है? लिसनर लिसनर और दूसरा है हमारा लिसनर, स्पेलिंग सही ना? LIST, हाँ सही है। और दूसरा है हमारा फ़िल्टर। लिसनर और फ़िल्टर समझ गए तो सवलेट आपका ख़त्म। फिर हम लोग का बच जाएगा थोड़ा बहुत जीएसपी। जीएसपी में हमने आपको मेन तो कांसेप्ट बता ही दिया है कि जीएसपी क्या होती है, कैसे बनती है, जीएसपी के स्क्रिप्टलेट टैग बता दिया, डिक्लेरेटिव टैग बता दिया, जीएसपी के एट्रीब्यूट्स, जीएसपी के ये डायरेक्टिव टैग्स बचे हुए हैं, जैसे पेज डायरेक्टिव में हमें थोड़ी बात बतानी है, इंक्लूड डायरेक्टिव आपको दिखाना है, टैगलिव डायरेक्टिव में हमें जीएसटीएल करना है, तो एक दिन हमें लगेगा उसमें जीएसपी में। और आज हमारा लिसनर और फ़िल्टर हो जाएगा। तो लिसनर फ़िल्टर आज कर लेते हैं, जीएसपी में 1 या 2 दिन और मान लो ले लेंगे, तो हम लोगों का मतलब मंडे तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट रख लेंगे 2-3 दिन का, ठीक है? तो 3-4 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, 5 तारीख से हम लोग फ्रेमवर्क में मूव करेंगे। तो लिसनर और फ़िल्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फ़िल्टर तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे स्प्रिंग वगैरह में भी, एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर कोई पढ़ा होगा तो उसमें भी फ़िल्टर का कांसेप्ट है। याद है? कोई पढ़ा है स्प्रिंग सिक्योरिटी आप में से? कोई तो उस दिन हमसे डाउट पूछ रहा था स्प्रिंग सिक्योरिटी का। इस फ़िल्टर जो है ना यस सर। कांसेप्ट,
हाँ, ये फ़िल्टर का जो कंसेप्ट है, हम ये नहीं कह रहे हैं सूरज कि पड़ा होगा, वो पूछ रहा है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्ज़ैक्ट जो फ़िल्टर हम पढ़ेंगे यही फ़िल्टर वहाँ है, लेकिन यही कंसेप्ट इंटरनली यूज़ होता है। तो फ़िल्टर अगर आप समझ गए अभी, तो आगे जब हम फ़िल्टर्स को यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा अरे! वही तो है, हम तो पढ़े हुए हैं ये सब। आसान लगेगी सारी जर्नी आपको। तो लिसनर से शुरुआत करते हैं, लिसनर क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि लिसनर एक ऐसा स्पेशल कंपोनेंट होता है, जो किसी पर्टिकुलर इवेंट को हमेशा मतलब अ, सुनने के लिए बैठा रहता है। मतलब इवेंट ऑकर होने का इंतज़ार करता रहता है, ऐसे बोल लो। लिसनर एक हमारा कंपोनेंट है, ठीक है? एक हमारा कंपोनेंट है, जो कि किसी न किसी इवेंट का हमेशा वेट करता रहता है और जैसे ही वो इवेंट होता है, ये तुरंत लिसनर हमारा चल जाता है। जैसे इवेंट मतलब क्या हो गया? जैसे अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएँ आपको, एकदम दुनियावी एग्ज़ाम्पल, तो टेंट हाउस वाले होते हैं, जो अपना बर्तन-वर्तन, बड़े-बड़े डेक, कुर्सी-वुर्सी ये सब देते हैं। शादी मैरिज गार्डन वाले होते हैं। मैरिज गार्डन वाले हमेशा ये देखते रहते हैं कि भाई किसी घर शादी पड़े और हम अपना प्रपोज़ल लेके जाएँ कि भैया तुम्हारे बेटा-बेटी की शादी है, अरे हमारे मैरिज गार्डन में करवा लो। तो वो वेट करते रहते हैं किसी इवेंट का। जैसे ही वो इवेंट आता है, जैसे ही शादी-ब्याह का माहौल आएगा, तुरंत ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, टेंट हाउस वाले, मैरिज गार्डन वाले। वैसे ही बिल्कुल हमारे सर्वलेट में एक स्पेशल सर्वलेट मैंने बोल के मैं बोलूँ कि जावा एंटरप्राइज़ एडिशन या J2EE के अंदर एक खास तरह का कंपोनेंट होता है, जिसको हम लिसनर बोलते हैं, जो कब एक्टिवेट होता है, जब कोई पर्टिकुलर इवेंट ऑकर होगा। क्या इवेंट हो सकता है? बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। जैसे जब मेरा म्यूट कर लीजिए, नॉइज़ आ रहा है। जब मेरा एप्लीकेशन सर, हेलो? सर कोई आना चाह रहा है। कोई आना तो चाह रहा है पर इतना लेट में ना आना चाह रहा है। देखो दिक्कत यही है, देखो अभी फ्लो टूटा ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा आप लोग 10 मिनट का हम टाइम देते हैं, जॉइन कर लिया करें। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, लिसनर क्या है? एक कंपोनेंट है, ठीक है? लिसनर एक कंपोनेंट है जो किसी न किसी इवेंट के होने का इंतज़ार करता रहता है। क्या-क्या इवेंट हो सकते हैं? बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं। जैसे एक इवेंट है एप्लीकेशन का डिप्लॉय होना, एप्लीकेशन का डिप्लॉय होना। जैसे ही हम सर्वर पे अपने एप्लीकेशन को डालते हैं, ये एक इवेंट की तरह कंसीडर किया जाता है। मतलब आप कह लो कि एप्लीकेशन का स्टार्ट या स्टॉप होना, ये एक क्या है? ये एक इवेंट है, ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं किसी सेशन का क्रिएट होना और सेशन का डिस्ट्रॉय होना एक इवेंट है। कोई रिक्वेस्ट का इनिशियलाइज़ होना, कोई रिक्वेस्ट का कंप्लीट होना एक इवेंट है। बहुत सारे इवेंट हैं और हर एक इवेंट पे हमारे लिसनर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? जैसे आप देखे होंगे शादी-वादी कराने के लिए मैरेज गार्डन वाले आते हैं और एक होते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र। कॉलेज-वॉलेज में बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कोई पार्टीज़, तो वो लोग दूसरे तरह के इवेंट पे नज़र रखते हैं कि भाई ऐसा इवेंट हो तो हम पहुँचेंगे, है ना? बाकी बहुत लोग वो भी होते हैं जो डेड बॉडी से रिलेटेड सामग्री बेचते हैं। वो कौन से इवेंट का इंतज़ार करते होंगे कि कोई निपटे और हम चलें, ठीक है? तो भाई इसी तरह बहुत सारे जैसे लोग हैं ना अलग-अलग इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे हमारे साउलेट के अंदर बहुत से लिसनर्स हैं जो अलग-अलग इवेंट होने का इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे ही वो इवेंट होता है, लिसनर्स ऑटोमैटिकली चल जाते हैं, ठीक है? तो ऑटोमैटिक चल के क्या होगा? उसके अंदर हम कुछ काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे कई तरह के लिसनर्स होते हैं, लेकिन हम जिस लिसनर की बात करेंगे अभी अपने सेशन में, उसका नाम है सर्वलेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। अब देखो ये एक लिसनर है, ठीक है? ये लिसनर कब चलता है? जब कोई लिसनर हमेशा तभी चलेगा जब कोई ना कोई इवेंट ऑकर होगा।
ये हमेशा वेट करता रहता है कि इवेंट ऑकर हो और हम चलें। ये हमेशा वेट करता रहता है कि इवेंट ऑकर हो और हम चलें। तो कौन से इवेंट का ये वेट करेगा? ये शादी वाला है ना, तो ये शादी का वेट करेगा। तो ये कौन से इवेंट का वेट करेगा? ये वेट करेगा एप्लीकेशन के स्टार्ट एंड स्टॉप का। तो जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जैसे ही हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का एक मेथड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। जैसे ही मेरा एप्लीकेशन अनडिप्लॉय या स्टॉप होगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिस्टनर का, नॉट सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिस्टनर का एक मेथड चल जाएगा। समझ रहे हो? चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं सिर्फ़ आपके इवेंट को देख कर के। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई भी आप ऐसा काम है जो चाहते हैं कि एप्लीकेशन शुरू होते ही हो जाए, तो आप वो काम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिस्टनर में कर सकते हो। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिस्टनर आपको 2 मेथड प्रोवाइड करेगा, 2 मेथड। एक मेथड जो होगा वो स्टार्ट होने पे चलेगा और एक मेथड होगा वो स्टॉप होने पे चलेगा। ठीक है? ये सब मैंने अच्छे से लिखा हुआ है आपके नोट्स में, इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 2 मेथड होता है, एक स्टार्ट होने पे चलता है, एक स्टॉप होने पे। आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो, कोई काम हो जाए। कौन-सा काम? कोई रियल वर्ल्ड से रिलेट करके बताओ सर। एक काम है जो कि किया जा सकता है। मान लो कि आप अपने किसी क्लाइंट के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हो, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो। आपने पूरा एप्लीकेशन डिज़ाइन करके राइट क्लिक करके आपने इसको एक एक्सपोर्ट करके दे दिया। इस तरह से हम एक्सपोर्ट करके वॉर फाइल बना के देते हैं। ये हम सीखेंगे अभी आगे चल के, वॉर फाइल बना के दे देते हैं। हम एप्लीकेशन बना के दे दिए अगर उसको, तो आप बताइए कि वो एप्लीकेशन को रन कर लेगा? भाई एप्लीकेशन रन करने के लिए उसके सिस्टम पे डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। मान लो डेटाबेस इंस्टॉल है, डेटाबेस भी है ना? क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई डेटाबेस की नीड होगी, ठीक है? और उम, एक डेटाबेस की नीड होगी। भाई डेटाबेस इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है यूट्यूब की 5 मिनट की वीडियो देख के, है ना? मायस्क्वेल इंस्टॉल कर लिया उसने और उसने एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया अपने कुछ भी एक्स वाई ज़ेड, ठीक है? हमने उसको बता दिया कि इस नाम का डेटाबेस चाहिए। अब क्या वो टेबल क्रिएट कर सकता है? टेबल क्रिएशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, यस सर। है ना? या फिर मैं बोलूँ कि चलो मान लो कि इंस्टॉलेशन भी अगर उसके लिए कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको करना पड़ेगा। अगर आपका क्लाइंट जो है वो अपने सिस्टम पे कुछ नहीं कर सकता, वो एकदम लेमैन है भाई, एकदम एकदम सिंपल साधारण सा सादा जीवन उच्च विचार वाला किसान है। उसको भाई अपना धंधा बढ़ाने का था, वो चाहता था कि भाई हम अपने धंधे को आगे ले जाएँ, उसने अपने गेहूँ चावल वगैरह के लिए एक वेबसाइट सोची बना कर के हम अपना प्रचार-प्रसार करें। तो उसको क्या पता भाई, वो तो कभी कंप्यूटर के सामने बैठा नहीं बंदा। तो आप उसके सिस्टम में क्या करोगे, मायस्क्वेल इंस्टॉल करोगे, उसके सर्वर पे मायस्क्वेल इंस्टॉल करोगे, आप डेटाबेस बनाओगे, फिर आप भी बैठ करके पूरा का पूरा टेबल बनाओगे। मान लो उसका जो प्रोजेक्ट है उसमें 50 टेबल हैं। ले भाई साहब 50 टेबल बैठ के बनाते रहो। तो ये जो मैनुअली टेबल क्रिएशन का जो सीन है ना, ये थोड़ा-सा गड़बड़ है। हम ये चाहेंगे कि मेरा जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन जब मेरा सर्वर पे डिप्लॉय होए, सर्वर पे जैसे ही मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय होए, ऑटोमैटिकली सारे टेबल बन जाएँ। चाहो तो डेटाबेस भी ऑटोमैटिकली बनवा सकते हो, पर रिकमेंडेड किया जाता है कि भाई टेबल आप ऑटोमैटिकली बनवाएँ। तो सारे के सारे टेबल ऑटोमैटिकली बन जाएँ, ऑटोमैटिकली। कब बने? जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो। डिप्लॉय करते ही जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो, तुरंत आप चाहते हैं कि सारे के सारे टेबल बन जाएँ। एप्लीकेशन स्टार्ट होने का मतलब है कि आपका सबसे पहले कौन-सा पेज खुलता है? इंडेक्स। इंडेक्स पे। हाँ, तो इंडेक्स पेज से पहले ही आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा टेबल वगैरह रेडी हो जाए। इंडेक्स पेज चलने से पहले ही आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा टेबल रेडी हो जाए, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिसनर्स का। तो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर बैठा है, वो देख ही रहा है कि भाई एप्लीकेशन चालू हो, जैसे ही स्टार्ट हुआ एक इवेंट हुआ
और इस इवेंट के स्टार्ट होना एक इवेंट है, ये एक इवेंट है और ये इवेंट होते ही हमारा सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिस्नर का एक मेथड चल जाएगा और इसी मेथड में आप लिख सकते हो कुछ भी कोड, जिसे हम टेबल क्रिएशन का कोड लिख सकते हैं। कल को जब एप्लीकेशन हम अनडिप्लॉय करेंगे मान लो, तो अनडिप्लॉय जब हम करेंगे एप्लीकेशन को, तो हम ये चाहेंगे कि भाई टेबल डेटाबेस सब डिलीट हो जाए, क्यों सर्वर पे स्पेस बना रहे, तो मैन्युअली नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम अगर अपने एप्लीकेशन को स्टॉप करें या अनडिप्लॉय करें, तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा भी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए जैसे ही स्टॉप करोगे, ये एक इवेंट है, इस इवेंट से क्या होगा, लिसनर चलेगा, कौन सा, सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर, और लिसनर का एक मेथड चलेगा स्टॉप होने पे, जहाँ पे हम सारा का सारा ड्रॉप का कोड लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन शुरू होने से पहले कोई चीज़ रेडी करना है तो सॉलिड लिसनर में आप कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टॉप होने में कोई रिसोर्सेस आपको रिलीज़ करना है तो वो लिसनर में कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर। समझ में आया सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर अभी आप लोग को? यस सर। तो यही सिंपल सा खेल है सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर का। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे कोड करते हैं। अभी सेशन मैनेजमेंट वाले पे भी आएँगे, फ़िल्टर मैं इसी में बनाऊँगा ना, तो ये सब लोग ये है ना, ये वाला कोड इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए तो सर फाइल, हाँ, बोलिए। सर इवेंट और लिसनर में क्या अंतर है? इवेंट वो फ़ेज़ है, मतलब इवेंट एक तरह का आप ऐसा कह सकते हो कि अ, मतलब कुछ भी आपके एप्लीकेशन में जो कुछ भी हो रहा है, जिस भी फ़ेज़ से आपका एप्लीकेशन गुज़र रहा है, उनको इवेंट कहते हैं। जैसे एप्लीकेशन का स्टार्ट होना, अब एप्लीकेशन चालू हुआ, तो इसको हमने क्या बोला, एक इवेंट बोला। इसी तरह मान लो एक क्लाइंट आया, तो क्लाइंट आएगा अगर सर्वर पे, तो एक सेशन क्रिएट होगा, तो सेशन के क्रिएट होने के लिए फॉर अ क्लाइंट उसको हम एक इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट बोल सकते हो कि एक आपके एप्लीकेशन में एक फ़ेज़ है ना? जिस फ़ेज़ से अगर आपका एप्लीकेशन गुज़रता है, तो उसको हम एक इवेंट कंसीडर करते हैं। इवेंट तो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट हो गया। इवेंट एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। इवेंट कोई कोड नहीं है कि इवेंट नाम का कुछ कोड लिखा होगा। इवेंट एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको हमने थ्योरेटिकली एक इवेंट बोला। अब एप्लीकेशन स्टार्ट होने पे अगर कोई कोड रन हो रहा है, तो वो सर्वलेट वो लिसनर है। लिसनर एक्चुअल में आपके अंदर आपके जावा एंटरप्राइज एडिशन लाइब्रेरी के अंदर लिसनर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। वो लिसनर्स एक तरह की पूरी क्लास होता है, पूरा का पूरा मेथड होता है। वो मेथड एग्ज़ीक्यूट होते हैं इवेंट के होने पे। समझ में आया अभी? सर जब हम बटन को क्रिएट करते मतलब क्लिक करते हैं तो वो इवेंट ही परफॉर्म होता है ना? वो इवेंट आप चले गए उसमें ये क्या बोलते हैं उसको, स्विंग्स वगैरह में। जावा स्क्रिप्ट सर। हाँ, स्विंग्स हो गया, हाँ स्क्रिप्ट हो सर, गया, वो भी जावा इवेंट है, स्क्रिप्ट। सही आप बोल रहे हो, वो भी इवेंट है। तो बटन का दबाना एक इवेंट है ना? हम जैसे लोग खुद, माउस हाँ, माउस माउस को क्लिक क्लिक करना एक इवेंट है। माउस क्लिक करना एक इवेंट है, बटन को प्रेस करना एक इवेंट है। तो ऐसे ही जावा जब जब हम एक वेब एप्लीकेशन को जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो इसमें भी कई सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे एप्लीकेशन का स्टार्ट होना भी एक इवेंट है। समझ गए ना अभी? तो जी सर। सही चीज़ आप रिलेट कर रहे हो, वो भी आप रिलेट कर सकते हो। किसी भी चीज़ के होने को हम इवेंट कहते हैं। ठीक है? तो ये जिसमें से एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है एप्लीकेशन का स्टार्ट एंड स्टॉप होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए मैं इसको ही कंसिडर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन का स्टार्ट एंड स्टॉप होना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो कई बार ऐसा होता है रियल वर्ल्ड में, आप जब एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो कई बार ऐसी नीड होती है कि हम एप्लीकेशन स्टार्ट होने पे कोई काम कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल वगैरह क्रिएट कर दें। ऑटोमैटिक टेबल क्रिएशन एंड ऑटोमैटिक टेबल का डिस्ट्रॉय करना, पूरे डेटाबेस को उड़ा देना, टेबल को उड़ा देना, वो बेस्ट है कि आप इस लिसनर से करें, जो कब चलता है, स्टार्ट एंड स्टॉप इवेंट। ठीक है? तो आइए सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर पे हम आते हैं। तो एक हम सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। नाम इसका लिख देते हैं लिसनर एंड वेब मॉड्यूल हम 2.3 कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी बतानी है आपको कि 3.0 ऑनवर्ड्स पे किस तरीके से सर्वलेट्स क्रिएट होगा, ठीक है? तो एक सेशन इसमें भी लगेगा, है ना? तो लिसनर हो गया 2.3, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश।
और यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। और सिंपल हम अपने वेब ऐप के अंदर एक इंडेक्स बना लेते हैं ना। यहाँ पे आते हैं न्यू इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहते हो कि भाई ये आपका एप्लीकेशन खुला, वेलकम। अब आ जाते हैं कि इससे पहले भाई हमारा टेबल क्रिएट हो जाए, तो वो कहाँ लिखूँ मैं? टेबल क्रिएशन का कोड नहीं लिखूँगा, मैं कुछ ऐसा लिखने नहीं वाला हूँ ना कि मैं डेटाबेस कनेक्शन कर रहा हूँ, फिर टेबल का कोड लिख रहा हूँ, वो सब तो आप जानते हैं, वो जेडीबीसी पढ़ा है आप, वो कोड वहाँ पे बस पुट ऑन कर देंगे तो काम हो जाएगा। हमारा काम है आपको लिसनर्स बताना, लिसनर का फ्लो समझाना, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट में हम लोग काम करेंगे। रियल वर्ल्ड का जो बिल्कुल सिनेरियो है वो हम प्रोजेक्ट में कोड करेंगे। तो एसआरसी मेन वेब पे आप आ जाएँ और आप एक पैकेज बना लें, या लिसनर डायरेक्ट आ जाओ, देखो एक लिसनर का ऑप्शन है। ठीक है? हम यहाँ लिसनर पे क्लिक करेंगे, पैकेज, पैकेज दे देते हैं हम, मान लो कॉम डॉट टेस्ट डॉट इवेंट, ठीक है? इवेंट लिसनर, या मैं सिर्फ लिसनर ही देता हूँ, चलो लिसनर। एंड लिसनर का नाम दे देते हैं हम स्टार्टअप, ठीक है? स्टार्टअप पे बिल्कुल ये चलेगा, तो उसका नाम स्टार्टअप दे देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल के मेथड्स चूज़ करना है। अब यहाँ से जावा सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर ये उठा लेंगे आप। आपको यही सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर के बारे में मैंने बताया आपको। अब सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर आप यहाँ से उठा लेंगे एंड नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ करना है आपने? वो नहीं करना है, फिनिश। बस देखो इतना सिंपल सा है। तो सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर आपका बन गया। अच्छा, ये भाई वेब लिसनर ये एनोटेशन को यूज़ कर रहा है, इसकी मैपिंग हुई होगी वेब डॉट एक्सएमएल में, ठीक है? ये लेटेस्ट इक्लिप्स है ना, इसलिए सब देखो ये लिसनर की मैपिंग हो गई है, लिसनर का टैग बन गया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से इस एनोटेशन को हटा देता हूँ, ठीक है? एंड ये कंस्ट्रक्टर भी मैं हटा रहा हूँ, ये कमेंट्स भी हटा रहा हूँ, ये सब। ये कमेंट्स क्यों होते हैं पता है? डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए। ये कमेंट हटा दिया हमने। ये जो डबल स्टार वाले कमेंट होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने के लिए होते हैं। तो ये हो गया भाई साहब आपका लिसनर तैयार। कौन सा लिसनर है भाई? सॉलिड कॉन्टेक्स्ट लिसनर। अच्छा, अब इस लिसनर का एक मेथड है कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, एक है कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड। कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड कब चलेगा? जब आप एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे तब। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही, डिप्लॉय होते ही, जैसे ही आपका एप्लीकेशन चलेगा, एक इवेंट कंसीडर करके तुरंत कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड मेथड लिसनर का चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल क्रिएटेड। अब यहाँ कनेक्शन का कोड लिख करके, या कहीं और कनेक्शन का कोड लिख करके, कनेक्शन यहाँ पे गेट करके, और टेबल क्रिएशन का कोड यहाँ पे लिख भी सकते हो, या किसी दूसरी जगह लिख करके कॉल भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एंड हम चाहेंगे कि जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन को सर्वर से हटाएं, तो मेरा डेटाबेस भी फ्री हो जाए, क्योंकि जब एप्लीकेशन ही नहीं रहेगा, तो डेटा होके क्या करेगा, है ना? तो यहाँ पे हम लगा देंगे टेबल क्रिएटेड, और यहाँ पे लिखेंगे टेबल, या टेबल डिलीटेड, चलो इस तरीके से। अब देखो इसका फ्लो ये कब चलता है। तो राइट क्लिक हमने किया, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, रिमूव एंड फिनिश। ओके। कंसोल कहाँ गई? ये रहा ना। देखो, देखिए टेबल क्रिएटेड पहले ही आ गया था। स्टार्टअप, ये देखो, जैसे ही जैसे ही सॉलिड इंजन चालू हुआ, हमारा सॉलिड चालू हुआ, तुरंत हमारा लिसनर चल गया टेबल क्रिएटेड। मतलब इंडेक्स खुलने से पहले ही हमारा टेबल बन चुका। ठीक है, टेबल वेबल हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, अब हम पूरा एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब टेबल वेबल ऑटोमेटिक बनाने की नीड, मतलब टेबल वगैरह क्लाइंट के सिस्टम पे बनाने की नीड नहीं है। हम अपनी इस एप्लीकेशन को अगर किसी को देंगे, वो अपने सिस्टम पे जैसे ही एप्लीकेशन को मेरा रन करेगा, उसके डेटाबेस में टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और जब वो इस एप्लीकेशन को सर्वर से रिमूव करेगा, तब उसका टेबल ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए मैं राइट क्लिक करके स्टॉप करता हूँ। देखिएगा,
ये देखिए कंसोल में टेबल डिलीटेड। तो एक एप्लीकेशन का स्टार्ट होना और शटडाउन होना, ये क्या है? ये एक इवेंट है और इवेंट को हमेशा इवेंट लिसनर सुनते रहते हैं। तो ये इवेंट में इस इवेंट को कौन सुनेगा? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर। एंड सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर के 2 मेथड है जिनमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, जो काम हमें स्टार्टअप और शटडाउन के समय करना है। समझ गए? क्लियर हो गया ना अभी? जी सर। तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। चलो इसको बंद करते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। दूसरा जो टॉपिक था हमारा फ़िल्टर। फ़िल्टर, फ़िल्टर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिसनर तो चलो एक बार आप यूज़ करोगे, नहीं करोगे, यूज़ तो ऐसे लिसनर बहुत होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िल्टर तो मतलब कह लो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम फ़िल्टर्स का कंसेप्ट वापस से रीओपन भी करने वाले हैं, है ना? तो वहाँ पे हालाँकि सिक्योरिटी से रिलेटेड फ़िल्टर है, यहाँ पे फ़िल्टर से कुछ भी कर सकते हो आप। क्या होता है फ़िल्टर समझेंगे। तो फ़िल्टर आप बोल सकते हैं कि आपके J2EE के अंदर फ़िल्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है, जैसे लिसनर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इवेंट के समय चलता है, कोई इवेंट ऑकर होने पे चलता है। फ़िल्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर एक रिक्वेस्ट के बाद एंड रिस्पॉन्स से पहले चलता है। मतलब क्या मैंने बोला? देखो, एक क्लाइंट है, ठीक? या मैं पेंट में समझा दूँ फ़िल्टर को? ये डायग्राम हटा लेते हैं, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है? समझना ध्यान से, एक क्लाइंट है। अब भाई साहब क्लाइंट क्या किया? क्लाइंट जाना चाहता है भाई कहाँ पे? ये सर्वलेट पे जाना चाहता है। तो क्लाइंट आया हमारा सर्वलेट पे, ठीक है? एंड सर्वलेट से वापस से रिस्पॉन्स किसको जाएगा? क्लाइंट को। या एक थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया, ठीक है? क्लाइंट ने क्या किया भाई साहब? क्लाइंट ने क्या किया? सर्वर को, या सर्वर नहीं सर्वलेट में बोलूँ, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि वो अ, सर्वर से होते हुए जाएगा। तो मैं बार-बार सर्वर शब्द मैंने बोला था कि यूज़ नहीं करूँगा मैं, आप समझ जाओ उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्लाइंट है और ये हमारा सर्वलेट है। अब एक सिनेरियो समझ लो, कोई एग्ज़ाम्पल भी तो आपको देना पड़ेगा कि भाई क्यों हम यूज़ करें लिसनर को, सॉरी फ़िल्टर को। जैसे मान लो कि यहाँ से हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है? हमने एक रिक्वेस्ट भेजी, सपोज़ हमने एक यूआरएल हिट किया स्लैश स्लैश लॉगिन व्यू, है ना? ऐसा किया था हम लोगों ने। यस सर। तो लॉगिन व्यू हमारा लॉगिन व्यू वाला हमारा सर्वलेट चलता था एंड सर्वलेट हमें क्या रिस्पॉन्स करवाता था? एक 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 जीएसपी रेंडर होता है ना, जीएसपी वापस से कंट्रोल बैक आता था एंड हमें यहाँ पे एक लॉगिन व्यू मिलता था। मतलब यहाँ पे हमें मिल जाता था यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड का ऑप्शन ऐसा, ठीक है? ऐसा होता था। तो यहाँ से हमने एक रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ से हमने एक रिस्पॉन्स भेजा। अब फ़िल्टर कहाँ आता है? फ़िल्टर आता है यहीं बीच में। रिक्वेस्ट सर्वलेट के पहुँचने से पहले अगर आप रिक्वेस्ट को छाँटना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो कि रिक्वेस्ट कैसी है, क्या है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। जब हम रिस्पॉन्स देते हैं बैक टू क्लाइंट, ठीक है? जब हम रिस्पॉन्स देते हैं बैक टू क्लाइंट, तो अगेन फिर से फ़िल्टर यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हम फ़िल्टर में कुछ लिख सकते हैं, कुछ कोड लिख सकते हैं जो हमें क्लाइंट के पास जाने से पहले करना हो। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये फ़िल्टर का यूज़ ये क्या करता है? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को फ़िल्टर करता है। सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा? ये आपके रिक्वेस्ट को एंड रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट या बोलो कि फ़िल्टर करता है। जब आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वलेट पे जाती है, तो सर्वलेट पे जाने से पहले एक बार फ़िल्टर कर लेगा
और रिस्पॉन्स क्लाइंट के बाद जाने से पहले एक बार फ़िल्टर कर लेगा। तो ये सिंपल फ़िल्टर का यूज़ है। मतलब फ़िल्टर का मतलब पोज़ीशन है कि फ़िल्टर कहाँ पे यूज़ होता है। पोज़ीशन समझ में आई फ़िल्टर की? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। है ना? पोज़ीशन समझ लिया। अब यूज़ केस समझो कि फ़िल्टर किस लिए यूज़ हो सकता है। मान लो कि हमने भाई एक रिक्वेस्ट भेजी और उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा है एक मेथड में। वो मेथड है हमारा डू पोस्ट। ऐसा हो सकता है कि हम एक वेब एप्लीकेशन ऐसा बनाएँ जिस पे हम चाहते हैं कि वही रिक्वेस्ट सिर्फ़ मेरे सॉरी डू गेट होगा ना, लॉगिन व्यू में डू गेट होगा, सॉरी। हम चाहते हैं कि वही रिक्वेस्ट सिर्फ़ मेरे इस एप्लीकेशन में आए या मेरे इस कोड को रन करे जो कि जो कि आ रही है अ, एक वैलिड ब्राउज़र से या मैं बोलूँ कि अ, अगर ये रिक्वेस्ट किसी प्रॉपर ब्राउज़र से आ रही तो ठीक है या फिर हम ऐसे इक्लिप्स के ब्राउज़र को या ऐसे आईडीज़ के ब्राउज़र से एप्लीकेशन रन नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है जब आप कंपनी वगैरह में जाओगे तो उनके कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो सिर्फ़ किसी ख़ास ब्राउज़र से ही ओपन हो सकते हैं। किसी ने ऐसा कोई एप्लीकेशन देखा है? जो सिर्फ़ पर्टिकुलर उसी ब्राउज़र में खुलेगा और किसी ब्राउज़र में नहीं खुलेगा। नहीं सर। हम ऐसा कोड लिख सकते हैं, हाँ सर। हम ऐसा अपना ये जो हमारा सेशन मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि ये सिर्फ़ एज में खुलेगा, क्रोम में खुलेगा ही नहीं। इक्लिप्स के ब्राउज़र में नहीं खुलेगा, बोलेगा इनवैलिड ब्राउज़र। क्रोम में खोलोगे ना, बोलेगा इनवैलिड ब्राउज़र। माइक्रोसॉफ्ट एज में खोलोगे तो खुल जाएगा। ये हमने पहली बार कहाँ देखा था? हम बैंगलोर में थे तो वहाँ पे एक एक कंपनी है, उन लोगों का कुछ अपना कुछ वो था, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ वीडियोज़ थे। तो अब उनको अगर एक्सेस करने का है ना, तो वो ख़ास एक ब्राउज़र बोलते थे कि गूगल क्रोम से ये वाला ब्राउज़र डाउनलोड करो और उसी ब्राउज़र से ही लॉगिन हो सकता है, दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन हो ही नहीं सकता। अब ये हम लोग को समझ में नहीं आता था यार ये कौन-सा बड़ा बड़ा खेल किया गया है कि यार हम लोग सोचते थे कि यार बड़े खतरनाक डेवलपर होंगे जो ऐसा काम किए होंगे। यार ये कैसा एप्लीकेशन बना दिया जो सिर्फ़ उसी ब्राउज़र से खुल रहा है, क्रोम से नहीं खुलता था। बल्कि उसके पीछे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, वो अभी आप अभी 5 मिनट में सीखने वाले हो। वो कैसे होगा? जब मेरी रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट के पास जब मेरी रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट के हेडर में रिक्वेस्ट जो आती है ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट उसकी हेडर होती है, बॉडी होती है, तो उसके हेडर में इन्फॉर्मेशन होती है कि वो किस ब्राउज़र से आई है। एज से अगर आई होती है तो उसमें ईडीजी लिखा होता है हेडर में, ईडीजी। क्रोम से आती है तो उसमें क्रोम लिखा रहता है। इक्लिप्स से जाएगी तो उसमें ना एज लिखा रहेगा ना क्रोम लिखा रहेगा। तो हम इसी इसी रिक्वेस्ट को यहाँ पे फ़िल्टर कर लेंगे। हम चेक कर लेंगे कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है, अगर वो जो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वो ईडीजी से आई है, मतलब ईडीजी मतलब एज हो गया या मैं बोलूँ कि अगर वो अ, क्रोम से नहीं आई है, चलो ये भी आप कर सकते हो। अगर वो क्रोम से नहीं आई है, क्रोम से नहीं आई है मतलब कि वो एक्लिप्स के ब्राउज़र से गई होगी। एज भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है, तो एज में भी अंदर क्रोम लिखा हुआ मिलता है। ब्रेव यूज़ करोगे तो वहाँ पे भी अंदर आपको क्रोम लिखा हुआ मिलेगा। क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र होते हैं ये, बट एक्लिप्स का जो ब्राउज़र है वो क्रोम बेस्ड नहीं है। तो अगर हम एक्लिप्स से अगर अपने एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं, तो मेरे रिक्वेस्ट में क्या क्रोम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा कि अगर रिक्वेस्ट में क्रोम नहीं है, इसका मतलब रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है बताइए? क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र से आ रही है या एक्लिप्स से आ रही है? एक्लिप्स। एक्लिप्स से आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसा बोल दूँ या और खतरनाक इसको बनाते हैं, या मैं ऐसा कर दूँ कि अगर रिक्वेस्ट भाई क्रोम से आ रही है, ठीक है? अगर रिक्वेस्ट मेरी अ, आ रही है मान लो क्रोम से या हाँ, ठीक ही लिखा था मैंने। हाँ, रिक्वेस्ट अगर मेरी क्रोम से नहीं आ रही है,
तभी इसको अलाउ या नॉट अलाउ कर दो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये जो वेब एप्लीकेशन है वो सिर्फ इक्लिप्स के ब्राउज़र से एक्सेसिबल हो और किसी ब्राउज़र से एक्सेसिबल नहीं होगा, तो रिक्वेस्ट नॉट इक्वल टू क्रोम आप क्या करोगे? अलाउ करोगे कि डिसअलाउ करोगे? आप बताओ। मेरे को सिर्फ इक्लिप्स से एक्सेस देना है। नॉट अलाउ कर देते हो। नॉट अलाउ कर देंगे सर। रिक्वेस्ट अगर क्रोम से नहीं आ रही है तो अलाउ करेंगे ना। मेरे को सिर्फ इक्लिप्स से चलाना है। इक्लिप्स से चलाएंगे तो रिक्वेस्ट क्या आएगी? क्रोम से आएगी कि विदाउट क्रोम आएगी? विदाउट कुछ क्रोम। तो विदाउट क्रोम पे अलाउ करना है ना। नॉट यस हाँ, तो रिक्वेस्ट तो अब मेरा एप्लीकेशन कैसा हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ इक्लिप्स के ही ब्राउज़र से खुल सकता है, बाकी किसी ब्राउज़र में नहीं खुलेगा। लो भाई, तो ये फ़िल्टर का यूज़ समझ में आया? फ़िल्टर हम क्या करते हैं? आ रही रिक्वेस्ट को बीच में चेक करते हैं और उसको हम इंटरसेप्ट करते हैं। उसमें हम कुछ छेड़खानी करके अपने ऐप आगे हम अपने सॉलेट पे भेज भी सकते हैं और हम रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। "ए भैया, तुम पकड़ो तो अपना रिक्वेस्ट पहले, ये ठीक नहीं है, तुम जो एक्सेस करना चाहते हो, वो आप नहीं कर सकते हो।" ऐसा हम कर सकते हैं। यहीं से हम एक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आगे भी जा सकती है और यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट पीछे भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि फ़िल्टर में कोड कैसा लिखा है आपने। सर फ़िल्टर है जो सर्वर पे ही रहता है। फ़िल्टर एक हमारा एक कंपोनेंट है। जैसे सॉलेट है, जेएसपी है, लिसनर है, वैसे ही फ़िल्टर भी है। पूरा का पूरा ये कोड है, वो रहेगा तो सर्वर पे ही ना। क्लाइंट साइड में फ़िल्टर-विल्टर कहाँ से आ जाएगा सोचो? सर ऑर्गेनाइजेशन जैसे अपना खुद का सर्वर वगैरह यूज करती है, मतलब उनके ही सर्वर पे एक्सेस होता है। ये फिल्टर मेथड का ही यूज करती है क्या? खुद उनका के कोई ही एप्लीकेशन बना पड़ा है? हाँ, खुद का अगर उनका मान लो एप्लीकेशन है, तो अगर देखो उनके सर्वर खुद का सर्वर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। खुद का सर्वर मतलब क्या? अगर हम किसी का सर्वर खरीदे तो मेरा ही हो गया ना। सर्वर क्या है? सिंपली एक एक कंप्यूटर है और क्या। उसमें हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कर देते हैं, सर्वर बन जाता है। आप सर्वर खुद अब कोई अगर पुराना लैपटॉप है तो आप उसको सर्वर बना सकते हो। लिनक्स इंस्टॉल करो, पोर्ट फॉरवर्डिंग के एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, सर्वर रेडी। रैम हार्ड डिस्क तो रहेगा ही कुछ ना कुछ। तो सर बगैर लिनक्स के सर्वर नहीं बनेगा क्या? बनता है, बगैर लिनक्स के ही बनता है, लेकिन लिनक्स पे चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे जो पोर्ट फॉरवर्डिंग के एप्लीकेशन हैं, वो ईज़िली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं आपको। विंडोज़ में हमने कभी बनाए नहीं है, तो विंडोज़ का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन बनने को तो बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? सब पॉसिबल है। खोजोगे तो सब मिलेगा। और मैक वगैरह पे सर? मैक का हमने यूज़ नहीं किया है, तो बता नहीं सकते हैं कि क्या सीन है। मैक पे ज़्यादातर चीज़ें पेड रहती हैं, सुनते हैं। हमने यूज़ किया नहीं, तो उसके बारे में बोलना ठीक भी नहीं है। अच्छा तो लेकिन जनरली जो सर्वर्स बनाए जाते हैं वो लिनक्स को बनाए जाते हैं। रीज़न क्या है बिहाइंड इसका? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लिनक्स जो है वो बहुत फास्टेस्ट और बहुत सिक्योर्ड है। विंडोज़ सिक्योर्ड नहीं है। लिनक्स सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत फास्ट भी है। यूआई ज़्यादा होती नहीं उसमें, सब कुछ टर्मिनल से होता है तो बहुत जल्दी चलता है और सर्वर हमारा ऐसा होना चाहिए कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करे, इसलिए लिनक्स को यूज़ किया जाता है सर्वर। ठीक है? तो फ़िल्टर से हमने क्या किया? आ रही रिक्वेस्ट को फ़िल्टर कर सकते हैं। उसी तरह जब हम रिस्पॉन्स जा रहे हैं तब भी हम फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई मान लो यहाँ पे हमने एक और फ़िल्टर यहाँ पे एक और काम किया। जब मेरी रिक्वेस्ट इस फ़िल्टर पे आई, चेकिंग-वेकिंग करके आगे बढ़ी, तो यहाँ पे हमने एक टाइम कैलकुलेट कर लिया, नैनो सेकंड में, कि कौन से टाइम पे, कौन से नैनो सेकंड पे ये रिक्वेस्ट आई। यहाँ से नैनो सेकंड चालू हुआ। अब ये रिक्वेस्ट गई, डू गेट को चलाई और वापस जब आई तो मैं यहाँ से फ़िल्टर में फिर से एक टाइम को कैलकुलेट कर लूँ और फिर ये वाला टाइम माइनस ये सॉरी ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम कर लूँ। ये टाइम 2 है एंड टाइम 1 है। तो टाइम 2 माइनस टाइम 1 हमें क्या बताएगा? टोटल टाइम टेकन बाय द सर्वलेट या सर्वर, यस सर। टाइम Yes, 2 sir. माइनस टाइम 1। तो ऐसे इस तरह के काम किए जाते हैं। रिस्पॉन्स में आपको दिखाना है कि आपने जिस जिस लॉगिन व्यू यूआरएल को हिट किया वो कितना नैनो सेकंड, कितना मिली सेकंड लगा। मिली सेकंड तो नहीं बहुत, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं अभी।
कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट करोगे तो मिलीसेकंड में देख सकते हो, सिंपल रिक्वेस्ट है, एक सिर्फ व्यू रेंडर करा रहे हो तो फिर नैनोसेकंड में देखो। तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितने नैनोसेकंड में आपको रिस्पॉन्स मिला है। तो इस तरह के काम को बेसिकली फ़िल्टर में किया जाता है। रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट को चेक करना है, रिक्वेस्ट कैसी है, रिक्वेस्ट में डेटा कैसा है, रिक्वेस्ट किस ब्राउज़र से आ रही है, वो सब चीज़ यहाँ कर सकते हो। रिस्पॉन्स देने से पहले आप अपने रिस्पॉन्स को एन्क्रिप्ट कर सकते हो या रिस्पॉन्स को कंप्रेस कर सकते हो या इस तरह से टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो सिंपल फ़िल्टर का मतलब होता है कि एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई, वो आपके सर्वलेट में पहुँचने से पहले एक बार फ़िल्टर होगी और क्लाइंट के पास जाने से पहले एक बार फ़िल्टर होगी। यही सिंपल है फ़िल्टर का फंडा। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात? बाकी अभी तुम लोग कोड करेंगे इसका। थ्योरी क्लियर हुई ना? यस सर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेस रिक्वेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट, जो कि आपके नोट्स में सब मैंने लिख के रखा हुआ है, तो वो सब जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको नोट्स में दिख जाएगी। आइए हम लोग सीधे कोड पे चलते हैं। तो इसी को हम उठाते हैं सेशन मैनेजमेंट को, ताकि हमें उतना कुछ तामझाम लिखना ना पड़े। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडेक्स है, होम है, लॉगिन है एंड और क्या-क्या है? लॉगिन, लॉगिन व्यू, लॉगआउट है। ठीक है? चलो इसी पे हम लोग करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एसआरसी मेन जावा पे राइट क्लिक करके एक फ़िल्टर बना लूँगा। देखो यहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन है। आप फ़िल्टर पे जाएँ और एक माय फ़िल्टर बना लें, ठीक है? और सॉरी पैकेज में क्लास में माय फ़िल्टर पैकेज नेम कर देते हैं कॉम डॉट फ़िल्टर एंड नेक्स्ट कीजिए, बाकी ठीक है, फिनिश कर दीजिए। ये आपका फ़िल्टर बन गया। फ़िल्टर की मैपिंग हो गई होगी तो ये हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है @webfilter। सो यहाँ पे फ़िल्टर की मैपिंग एक बार चेक कर लो। देखो फ़िल्टर की मैपिंग हमारी माय फ़िल्टर हो गई है। तो ये हम हटा लेंगे, ठीक है? इसको आप हटा लेंगे अभी। पुराना इक्लिप्स में ऐसे देता भी नहीं है। तो ये हमने सब कंस्ट्रक्टर हटा लेना है। हाँ, ये डिस्ट्रॉय नहीं हटाना, रुको ध्यान से। ये कमेंट हटाया, कंस्ट्रक्टर हटाया, डिस्ट्रॉय रखेंगे अपने पास। ये कमेंट हटाएँगे एंड ये हटाएँगे। ये इतने कमेंट हटा देते हैं, ये वाला भी कमेंट हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। तो घूम फिर के हमें इतना बचा। ठीक है? देखो पहले इसमें 2 मेथड की बात कर लें, डिस्ट्रॉय और इनिट। ये फ़िल्टर लाइफ़ साइकिल के मेथड हैं। मतलब फ़िल्टर जब चलेगा तो सबसे पहले कौन-सा मेथड चलेगा फ़िल्टर का, आप बताएँ? इनिट। इनिट में बेसिकली कौन-सा काम किया जाता है? रिसोर्स को एलोकेट करने का। इनिशियलाइजेशन हाँ, सोशल रिसोर्स इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइज़ेशन, हाँ। मान लो ऐसा कोई यहाँ पे आपने कोई कनेक्शन वगैरह यूज़ किया है, तो कनेक्शन को हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ करके रख सकते हैं। फिर जब मेरा सर्वर बंद होगा, ठीक है? तो हमारा डिस्ट्रॉय चल जाएगा और फ़िल्टर में अगर जो रिसोर्सेज़ आप यूज़ किए होगे उसको क्लोज़ कर दोगे। कनेक्शन यूज़ किए हो तो कनेक्शन क्लोज़ कर दोगे। तो ये तो समझाने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि ये हमने सॉलिड लाइफ़ साइकिल में भी देखा है। मैं सिंपल यहाँ पे कर लेता हूँ, सिस आउट कर लेता हूँ कि फ़िल्टर इनिशियलाइज़्ड, ठीक है? एंड फ़िल्टर डिस्ट्रॉयड या फ़िल्टर डिस्ट्रॉय लिख देते हैं बस। ठीक है? ये हो गया। अब ये आपका इनिट डिस्ट्रॉय तो है, मेन ये है जब भी अच्छा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो, पहले ना ये इसको उठा लें यहाँ से, इसको उठा लेते हैं हम। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा आप जो बात बताने वाले हैं। फ़िल्टर हमारा चलेगा, हमारे सर्वलेट चलने से पहले हमारा फ़िल्टर चलेगा। ठीक है भाई, क्लाइंट है, ये हमारा सर्वलेट है और बीच में हमारा फ़िल्टर है, ठीक है? बट मेरे पास कई सारे फ़िल्टर भी तो हो सकते हैं। अब ये वाली मेरी सर्वलेट का नाम है, मान लो लॉगिन व्यू सर्वलेट, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है? और मेरे पास 1 नहीं, 2 नहीं, मान लो 3-4 फ़िल्टर है, तो कौन-सा फ़िल्टर चलेगा? ये वाला चलेगा कि ये चलेगा? कौन-सा चलेगा कि दोनों नहीं चलेगा? ज़रूरी है कि हर हर एक सर्वलेट के लिए फ़िल्टर की नीड हो? नो सर।
ज़रूरी तो नहीं है भाई कि हर एक सॉलिड पे जाने से पहले आपको फ़िल्टर की नीड लगे ही लगे। तो फ़िल्टर जब भी हम क्रिएट करेंगे तो हम बताएँगे कि ये फ़िल्टर कौन से सॉलिड के लिए चलना है ना? ये हमें बताना पड़ेगा, फ़िल्टर मल्टीपल हो सकते हैं। तो इस सॉलिड लॉगिन व्यू सॉलिड का मान लो मैपिंग है स्लैश लॉगिन व्यू। हम एक यूआरएल पैटर्न देते हैं ना? तो जी हम सर। फ़िल्टर को बताएँगे कि तुम चलोगे हमेशा जब भी लॉगिन व्यू सॉलिड चलेगा। अब ये फ़िल्टर किसका बन गया? लॉगिन व्यू का फ़िल्टर ये बन गया हमारा। तो ये सिंपल तरीका होता है। लॉगिन व्यू अगर आपने कर दिया तो ये लॉगिन व्यू का फ़िल्टर बन गया। तो वो कैसे हम करेंगे भाई? अच्छा, अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा फ़िल्टर बनाना है, जो मेरे सारे सॉलिड से पहले चले, लॉगिन व्यू करोगे तो अगर आपने कर दिया स्लैश स्टार इसका मतलब और फॉर ऑल सर्वलेट हर एक सर्वलेट से पहले आपका ये वाला फ़िल्टर चलेगा और स्लैश लॉगिन व्यू अगर आपने बोला है, तो सिर्फ़ लॉगिन व्यू से पहले चलेगा। तो हम स्लैश लॉगिन व्यू ना करके स्लैश स्टार कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन का कोई भी पेज इक्लिप्स ब्राउज़र के अलावा किसी में नहीं खुलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपने फ़िल्टर तो हमने बना लिया लेकिन ये फ़िल्टर कौन से सॉलिड के लिए चलना चाहिए? यहाँ पे आप फ़िल्टर की मैपिंग में आएँगे और यहाँ स्लैश स्टार। अब बताइए फ़िल्टर कौन स पे चलेगा? सब पे चलेगा। हाँ, कोई भी आप सॉलिड यूआरएल हिट कर दो, आप स्लैश लॉगिन व्यू हिट कर दो, आप स्लैश लॉगिन कर दो, आप स्लैश लॉग आउट कर दो, हर बार पहले मेरा फ़िल्टर चलेगा क्योंकि ये सबका फ़िल्टर हो गया, सरकारी फ़िल्टर है। ठीक है? सब पानी पीता है इससे। चलो ये फ़िल्टर बन गया, फ़िल्टर जब जब भी फ़िल्टर चलेगा तो पहले इनिशियलाइज़ होगा एंड देन डू फ़िल्टर मेथड ऑटोमैटिकली चलेगा। यहीं पे एक्चुअली आपको फ़िल्टर करने का कोड लिखना है, ठीक है? तो फ़िल्टर करने का कोड हम एक रियल टाइम हमको लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट से हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कौन से ब्राउज़र से आई है। तो इसमें हमें एक मेथड मिलना चाहिए रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर गेट हेडर नहीं मिल रहा है? अच्छा सॉलिड रिक्वेस्ट है, वो एचटीटीपी सॉलिड रिक्वेस्ट से मिलेगा। तो एक काम करो सबसे पहले इसको टाइपकास्ट कर लो एचटीटीपी सॉलिड रिक्वेस्ट में एचटीटीपी सॉलिड रिक्वेस्ट इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट और यहाँ पे आप टाइपकास्ट कर दें। ठीक है? तो आपका एचटीटीपी सॉलिड रिक्वेस्ट मिल गया आपको। इसको मैं सिर्फ़ रिक्वेस्ट लिख देता हूँ, इतना लंबा क्या लिखना। इसी तरह हम रिस्पॉन्स को भी गेट कर लेते थे, एचटीटीपी सॉलिड रिस्पॉन्स में भी टाइपकास्ट कर लेते हैं, एचटीटीपी सॉलिड रिस्पॉन्स, ठीक है? और यहाँ पे भी हो जाएगा एचटीटीपी सॉलिड रिस्पॉन्स और यहाँ पे रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है? और यहाँ पे रिस्पॉन्स मतलब क्लाइंट से आ रहे डेटा को मैं इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से निकाल करके देन उस पे काम कर सकता हूँ। चलो रिक्वेस्ट से हम गेट पैरामीटर करके डेटा निकाल सकते हैं, पर हमें अभी डेटा की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेटा डेटा चाहिए? मेटा डेटा। तो मैं करूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर और हेडर में आप क्या नाम देंगे? यूज़र एजेंट नाम की आप कह सकते हो की में डेटा आता है, तो यूज़र हाइफ़न एजेंट। ये यूज़र हाइफ़न नाम के हेडर में आपका पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको इसको प्रिंट करके एक बार दिखा देता हूँ, फिर आगे हम लोग करेंगे। ये आपका हेडर प्रिंट हो गया। अब देखिए ये हेडर कैसा दिखेगा। ये आपका पूरा का पूरा इसमें हेडर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या-क्या कौन से हम ब्राउज़र से आ रहे हैं। ठीक है? अभी इसका मतलब समझाएँगे चेन फ़िल्टर-विल्टर। चलो रन करते हैं पहले इसको। राइट क्लिक, रन एज़, रन ऑन सर्वर। सर्वर सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब होगा क्या? सबसे पहले तो मेरा इंडेक्स खुल जाएगा, ठीक है? इंडेक्स खुल गया। अच्छा इंडेक्स जो हमारा खुला है, ये भी तो कहीं न कहीं
मतलब एक यूआरएल हिट हुआ है, तो मेरा जो फ़िल्टर था वो हर एक यूआरएल से पहले चलना था या किसी ख़ास यूआरएल से पहले? अभी तो सब पे चलना था सब सर। पे चलना था तो चला होगा। ये देखिए, फ़िल्टर इनिशियलाइज़्ड कौन से में? मोज़िला देखो पहले क्या हुआ फ़िल्टर चला होगा। सबसे पहले क्या चला भाई? ये जो पेज खुला, ये मेरा पेज खुला, तो सबसे पहले फ़िल्टर चला होगा, तो फ़िल्टर में सबसे पहले हमने बताया इनिट चलेगा और फिर चला डू फ़िल्टर। अब डू फ़िल्टर हमने कौन से ब्राउज़र में रिक्वेस्ट मारी थी? इक्लिप्स के ब्राउज़र में, तो इक्लिप्स के ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन हेडर में निकली है, ये वाले मेथड में, ये वाले हेडर में निकली है, इक्लिप्स के इन्फॉर्मेशन सारी। 1 मिनट थोड़ा-सा ड्रैग हो जा रहा है मेरे से बार-बार। हाँ, सर इसका फीचर्स ही हैं ब्राउज़र को डिटेक्ट कर लेता है। क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिए। सर फ़िल्टर का फीचर्स ही हैं कि ब्राउज़र को डिटेक्ट कर लेता है। नहीं, ये फ़िल्टर का फ़ीचर नहीं है। ये तो भाई गेट हेडर मेथड का कमाल है, ये तो आप अपने सॉलिड में भी कर सकते हैं। फ़िल्टर का फ़ीचर ये है कि ये पहले चल जा रहा है। आपकी रिक्वेस्ट पहुँचने से पहले चल जा रहा है। एक्चुअल में क्या होगा कंट्रोल फ्लो, क्लाइंट से हमने ये यूआरएल हिट किया। ये क्लाइंट है ना ब्राउज़र, जी सर। ये यूआरएल हमने हिट किया, तो हिट करते ही रिक्वेस्ट पहले कहाँ गई होगी? सर के इंडेक्स पास। फ़िल्टर पे। इंडेक्स हाँ, सबसे पहले फ़िल्टर पे गई होगी, इंडेक्स पे नहीं, सबसे पहले फ़िल्टर पे अब जाएगी। तो फ़िल्टर पे गई, इनिशियलाइज़ हुआ और देन हम हमारी इन्फॉर्मेशन निकाली गई कि भाई तुम कौन से ब्राउज़र से यूआरएल हिट मार रहे हो। हेडर इन्फॉर्मेशन निकली और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद डू फ़िल्टर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को आगे भेज देता है सर्वर के पास। फिर सर्वर पे गई रिक्वेस्ट और उसने देखा कि अच्छा भाई ये तो ये तो हमारा मतलब कोई फ़ाइल का नाम नहीं दिया है, मतलब ये वेलकम फ़ाइल को एक्सेस करना चाह रहा है और आपको इंडेक्स खोल के दे देता है। तो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका ये खुलने से पहले फ़िल्टर चला ना, यस सर। जी सर। और फ़िल्टर का देखिए इनिट मेथड चला और फ़िल्टर का भी सर्विस मेथड भी चला। सॉरी सर्विस बोल रहे हैं, ये डू फ़िल्टर मेथड चला। और ये जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है, ये निकल रही है भाई साहब गेट हेडर की मदद से। तो गेट हेडर ने हमें क्या बताया कि भाई कौन-सा ब्राउज़र है, मोज़िला 5.0 इक्लिप्स यूज़ कर रही है, विंडोज़ एनटी, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको निकली। कहीं भी क्रोम नहीं लिखा है। अच्छा मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, एन आता हूँ, किसी भी ब्राउज़र में आप खोल लेना, मैं ब्रेव में खोल रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा ब्रेव है, यहीं पे खोल देते हैं, ये देखो, हिट मारा हमने, तो बहुत सारा ओपन क्या-क्या है यहाँ पे, बंद कर लेते हैं। अब जैसे ही हिट मारा होगा, यहाँ पे आया होगा देखिए। अच्छा, हिट मारने पे इनिट मेथड दोबारा चला होगा या इनिट मेथड एक ही बार चलता है? एक ही बार। हाँ, इनिट एक ही बार चलता है। तो इनिट नहीं चला इस बार, लेकिन देखिए अब हमारा हेड म्यूट कर लीजिए, नॉइज़ बहुत है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, मोज़िला 5.0 एप्पल वेबकिट, ये वो क्रोमियम ब्राउज़र, देखो क्रोम बेस्ड ब्राउज़र है, सफारी देखो, है ना? तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मतलब हमारी रिक्वेस्ट पहले ही यहाँ पे चेक की जा रही है, फ़िल्टर की जा रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा कोड लिख देंगे सिंपल, तो ये अब मैं इसे साउट रहने देता हूँ। मैं लिखता हूँ इफ अगर भाई साहब मेरे हेडर में अ, अगर मेरा हेडर कंटेन्स करता है क्या? क्रोम, सी सी एच क्या था? CROM ही था ना कि CH था? देखना पड़ेगा, याद नहीं है। CHROME। CH था ना? सी हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CHROME, ठीक है? और लगा दूँगा नॉट इक्वल्स, ठीक है? ये कर दिया हमने। मतलब अगर मेरा हेडर क्रोम नहीं कंटेन करता है, तभी आपको चलना है। तभी आपको क्या करना है? तभी आपको चलना है। या फिर मैं बोलूँ कि अगर, या ऐसा भी कर सकते हो कि अगर हेडर क्रोम कंटेन करता है, तो भाई यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट कर दो। ये भी कर सकते हो, दोनों तरीका है। तो रिस्पॉन्स कैसे जनरेट करेंगे? रिस्पॉन्स डॉट डॉट गेट राइटर, ठीक है, गेट राइटर डॉट प्रिंट। मैं लिख देता हूँ कि इनवैलिड ब्राउज़र। इस तरह से हमने एक रिस्पॉन्स को सिंपली मतलब यहाँ से प्रिंट कर दिया।
एंड यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, ये अपने आप चल रहा है। और यहाँ से मुझे इस, अच्छा, इफ चलने के बाद क्या उसके नीचे की चीज़ चलती है कि नहीं चलती है? चलती है। तो हम चाहते हैं ना चले, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर लूँगा। ठीक है? तो इफ तक ही मामला आपका रुक जाएगा। ठीक है? अगर आपकी हेडर, इसको नीचे कर दो भाई, अगर आपके हेडर में क्रोम आया तो, क्रोम आया तो रिक्वेस्ट यहीं रुक जाएगी। अगर क्रोम नहीं आया तो इफ चलेगा ही नहीं। तो नीचे अगर क्रोम नहीं आया, मतलब इक्लिप्स का ब्राउज़र है, तो हम अपने डू फ़िल्टर मेथड को चलाएँगे। डू फ़िल्टर क्या करेगा भाई, आपकी रिक्वेस्ट को लेकर के जाएगा जो आप यूआरएल हिट किए थे। जैसे आप, ये हमको आगे लेकर के जाएगा और इंडेक्स ओपन करवा देगा। मतलब फ़िल्टर से आगे बढ़ाने का काम। ये डायग्राम था, क्लाइंट से इस पे आए, यहाँ पे इंटरसेप्ट किया और डू फ़िल्टर जो है ना, डू फ़िल्टर, ये रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा देता है। चलो भाई, ठीक है, हो गया, काम हो गया, डू फ़िल्टर हो गया, चलो आगे चलो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। और अच्छा देखो, ये तो काम हो गया। अब मान लो कि अगर अ यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई और हम कहाँ गए यहाँ से? हम यहाँ से गए अपने इंडेक्स पेज पे, index.html। तो index.html पे हम मतलब डायरेक्ट जाएँगे या फिर हम एक सॉलिड पे पहले जाएँगे? बताओ? डायरेक्ट जाएंगे। हाँ, अभी तो डायरेक्ट जाएँगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ केस में अपने सॉलिड पे भी जाएँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लॉगिन हियर पे क्लिक करूँ, सर्कुलर पेज होके जाएगा। हाँ, तो ये सॉलिड पे होके जाएगा। तो ये ऐसा मतलब यहाँ पे जो ये चेन डू फ़िल्टर है, ये देखेगा कि आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, उस रिक्वेस्ट को आगे जस्ट फॉरवर्ड करेगा। तो इसका कोई रूल नहीं है कि भाई ये कहाँ सॉलिड पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा और वो रिक्वेस्ट जिस तरह से भी होगी, उस तरह से वो आगे मतलब एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने से पहले हम यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। चलो पहले हम लोग इतना चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा रीरन हो गया होगा कंसोल पे, सेशन कंप्लीटेड। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ बैक और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। देखो खुल रहा है लॉगिन पेज, लॉगिन पेज हमारा खुल रहा है, ठीक है ना? देखो लॉगिन पेज हमारा खुल रहा है। या फिर मैं एकदम स्टार्टिंग वाला पेज, ये वाला भी देखूँ, ये भी खुल रहा है, सब का सब खुल रहा है। देखो पेजेस हमारे ओपन हो रहे हैं। अच्छा, ये पेजेस ओपन हो रहे हैं। अब यही को मैं कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ यहाँ पे। 1 मिनट यार, यहाँ पे तो नहीं खुलना चाहिए था यार। यहाँ पे कैसे खुल रहा है? सी अपर केस में है। हमने क्या लिखा है? सी लोअर केस में। तो सी हमारा, एक काम कर सकते हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हेडर आ रहा है इग्नोर अपर केस लगा सकते हो। हाँ, अपर या लोअर लगा सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना वो चीज़? करने की नीड तो नहीं है? कर लोगे? उसको एक कंसिस्टेंट कर देना, किसी एक में कर देना। चलो, अब हम अगर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ तो खुल रहा है, लेकिन अगर यहाँ रिफ्रेश करेंगे इनवैलिड ब्राउज़र। अब आप किसी भी ब्राउज़र में ये एप्लीकेशन नहीं खोल पाओगे, किसी भी इक्लिप्स में चलेगा। या मतलब कोई भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र में तो नहीं खुलेगा। समझ गए ना कैसे होता है काम फ़िल्टर का? तो अब देखो यहाँ से हम जी सर। लॉगिन हियर पे अगर क्लिक करेंगे, तो रिक्वेस्ट पहले जाएगी हमारे फ़िल्टर पे एंड देन जाएगी हमारे लॉगिन व्यू सर्वलेट पे। क्योंकि लॉगिन का अगर आप पेज देखोगे ना, ये और ये इंडेक्स का पेज, तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लॉगिन व्यू एक सर्वलेट का यूआरएल है। तो अगर मैं क्लिक करूँगा तो पहले गया हमारा, देखो यहाँ पे एंड देन आपका लॉगिन व्यू खुला। ठीक है, समझ पा रहे हो ना सब कैसे खेल हो रहा है पूरा? ये हमारा लॉगिन व्यू सर्वलेट चला। देखो अच्छा, आप बताओ मुझे, यहाँ पे लॉगिन व्यू खुला लिखा हुआ है। हम फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं कंसोल क्लियर करता हूँ। कंसोल मैंने क्लियर किया, ध्यान से देखना। मैंने क्लिक किया, पहले हमारा, अब क्लिक करते ही पहले मेरा ये वाला आउटपुट आया है हेडर का, या मेरा सर्वलेट वाला आउटपुट आया है? सर्वलेट में भी हमने लिख के रखा हुआ है लॉगिन व्यू। देखिए
पहले क्या चला है? हेडर हाँ। सर्वलेट वाला सर फिल्टर चला है भाई साहब, मौजिला। वही फिल्टर था। हाँ, तो ये इस बात का प्रूफ है कि आपकी सर्वलेट चलने से पहले ही फिल्टर चल रहा है। इस बात का प्रूफ है कि अगर अगर मेरा सर्वलेट पहले चलता तो लॉगिन सर्वलेट वाला आउटपुट पहले आता था, ये वाला आउटपुट पहले आना था, पर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही फ्लो समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। जब भी हम क्लिक कर रहे हैं तो पहले मेरा फिल्टर चल रहा है, फिर मेरा सर्वलेट चल रहा है। ठीक है, और अब ये काम हम और कहीं भी नहीं कर सकते, ये इसमें नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलो ये समझ गए। अच्छा, ये तो हमारा पोस्ट प्रोसेसिंग हुआ या प्री प्रोसेसिंग हुआ? प्री प्रोसेसिंग। हाँ, तो चेन डू फिल्टर से हम जा रहे हैं अपने सर्वलेट पे या आगे कहीं भी HTML पे, JSP पे, कहीं भी जा रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम सर्वलेट लिख दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रिस्पांस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इससे पहले जो आप काम करोगे वो कंसीडर होगा प्री प्रोसेसिंग। मेथड अलग नहीं है पोस्ट प्रोसेसिंग का, यही सेम मेथड है। इसके बाद जो काम करोगे वो कंसीडर होगा पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब जब रिस्पांस वापस आएगा तो फिर से मेथड चलेगा, लेकिन इसके बाद का कोड चलेगा। तो इससे पहले ये सारा मेरा फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट सर्वलेट पे गई, मैं यहाँ पे टाइम निकाल लेता हूँ। एक एग्जांपल के लिए टाइम निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगा? सिस्टम डॉट नैनो टाइम, ये हमें एक नैनो सेकेंड मिला, स्टार्टिंग नैनो सेकेंड मिला। और हमारी रिक्वेस्ट सर्वलेट पे गई। कौन से सर्वलेट पे? लॉगिन व्यू सर्वलेट पे गई। यहाँ पे डिस्पैचर हुआ, और अब रिस्पांस कहाँ जाएगा? लॉगिन डॉट जेएसपी पे। पर क्या जेएसपी पे डायरेक्ट जाएगा या फिल्टर से होते हुए जाएगा? फिल्टर से होते हुए जाएगा। तो आएगा अब चेन डू फिल्टर के नीचे, यहाँ पे अब कोड चलेगा। यहाँ पे अब आपका जब कोड चलेगा तो यहाँ पे अगेन मैं नैनो टाइम 1 एंड नैनो टाइम 2 निकाल लूँगा, एंड देन मैं क्या करूँगा? टाइम 2 माइनस टाइम 1 प्रिंट कर दूँगा। सिस्आउट टाइम टेकन, कितना टाइम लगा भाई आपके रिक्वेस्ट को सर्वलेट पे जा करके आने में? ये लगा आपका T1 T2 कर लेते हैं, इतना लंबा क्या ज़रूरत है? T2 माइनस T1 एंड ये है हमारा नैनो सेकेंड NS। तो इस तरीके से हमने रिस्पॉन्स से पहले हमने टाइम भी कैलकुलेट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए। तो इस तरीके से मतलब एक एग्जांपल, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के टाइम ही कैलकुलेट करोगे हमेशा। एक एग्जांपल हमने बताया कि इस तरह से फिल्टर को यूज़ किया जाता है। चलो आ जाओ अब। सर हाँ बोलिए। सर ये जो नैनो टाइम है जो जावा 8 से पहले वाला आप यूज किए हैं? हाँ, ये सिस्टम क्लास का है, वो हम डेट एंड टाइम API नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल हमने उठा लिया है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम और बैक जाएंगे और लॉगिन हियर पे क्लिक करते हैं। अब देखना कंसोल में, ठीक है, लॉगिन हियर। तो देखिए आपका चला सबसे पहले फिल्टर प्री पोस्ट वाला, फिर सर्वलेट चला, और रिस्पांस होने से पहले आपको इसने बताया कि इतना नैनो सेकेंड लगा है। हर बार इतना नहीं आएगा, फिर करेंगे तो इस बार इतना नैनो सेकेंड लगा है, फिर करेंगे इस बार इतना नैनो सेकेंड लगा है ना? देख रहे हो? तो इस तरीके से हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया फ़िल्टर का कंसेप्ट पूरा? क्लियर है भाई सबको? बताएं भाई। इसके पहले वाला प्री और इसके बाद वाला पोस्ट। क्लियर है ना सबको? मैपिंग दिखा दीजिए वेब एक्सएमएल में जो हमने फिल्टर की मैपिंग करी है। ये सिर्फ हमने बताया है कि ये जो फिल्टर होगा वो किस URL के लिए चलना है। तो /* मतलब हर URL के लिए। अगर मैं कर देता स्लैश मान लो कर देता अब यहाँ पे /login view, तो सिर्फ लॉगिन व्यू के लिए फिल्टर चलता, बाकी के लिए नहीं चलता। तो बस जैसे फिल्टर हमने बनाया है वो वेब एक्सएमएल में ऑटोमेटिक मैपिंग हो गई इसकी? हाँ, ये हमने थोड़ी किया, बस हम URL पैटर्न अपने हिसाब से सेट कर देते हैं। और जो दिखा रहा है वो सारे सर्वलेट का दिखा रहा है कैसे? हाँ, ये सब ऑटोमेटिक जनरेट होता है ना। आपने कोड वोड नहीं लिखा है क्या अभी तक? लिखा है सर, ये फिल्टर का पूछ रहा था। अच्छा हाँ, नहीं फिर हमको लगा पूरा ही पूछ रहे हो। नहीं, फिल्टर तो वही ऑटोमेटिक, जैसे सर्वलेट का ऑटोमेटिक होता है ना, वैसे फिल्टर का भी ऑटोमेटिक होता है।
अच्छा, तभी मैपिंग ले रहा है सर्वलेट सारे हाँ, सर्वलेट से। ये बस यूआरएल पैटर्न आप अपने हिसाब से दे देंगे, स्लैश स्टार मतलब फॉर ऑल द सर्वलेट, फॉर ऑल यूआरएल्स आपका, फॉर ऑल यूआरएल्स बोल सकते हो कि हर एक यूआरएल से पहले फ़िल्टर चलेगा। अगर आप चाहते नहीं किसी पर्टिकुलर यूआरएल से पहले चले, जैसे यहाँ पे आप स्लैश लॉगिन यू दे सकते हैं, स्लैश लॉगिन दे सकते हैं, तो सिर्फ़ उसी यूआरएल से पहले आपका फ़िल्टर चलेगा। तो ठीक है ना भाई, सबको क्लियर हो गया ना फ़िल्टर का फंडा पूरा? यस सर, हो गया। चलो, तो अब एक बार हम लोग नोट्स पे नज़र डाल देते हैं, बाकी जो प्रोग्राम है वो तो मैं आपको बाद में लगा के दे ही देता हूँ, ठीक है? तो एक बार हम लोग आते हैं अपने नोट्स में एंड यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है नोट्स में। तो ये देखिए। तो लिसनर क्या है भाई? अ सर्वलेट लिसनर इन अ जावा एंटरप्राइज एडिशन इज़ अ स्पेशल कंपोनेंट that listens for a specific event in a web application lifecycle, such as when the application start, stop, when a session is created or destroyed, when a request is initialized or completed. मतलब ऐसे बहुत सारे phases हैं जहाँ पे listener आता है. Servlet listeners are used to perform tasks automatically at certain points in the application's lifecycle, जैसे कि लॉगिंग, इनिशियलाइजिंग, क्लीनअप, ट्रैकिंग यूजर सेशन, बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हो, जैसे टेबल क्रिएशन वगैरह भी किया जा सकता है। वी हैव many types of Servlet listener, but in this topic we will focus on Servlet context listener, ठीक है? It is mainly used for executing code when the web application start and stop. इस वाले इवेंट के लिए हम Servlet context listener का यूज करते हैं। क्या एग्जाम्पल के तौर पे इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है इनिशियलाइजिंग के लिए, एक होता है क्लीनिंग के लिए। इनिशियलाइजिंग रिसोर्स लाइक टेबल क्रिएशन कर सकते हो आप, लॉग मेंटेन कर सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है? आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, या कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर सकते हो। और दूसरा काम क्लीन अप भी कर सकते हो जब एप्लीकेशन शट डाउन हो, जैसे हमने टेबल डिलीट का बताया, ठीक है? तो यही होता है हमारा सिंपल सा लिसनर। ध्यान रखें, इसके 2 मेथड होते हैं ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट हैज़ 2 मेथड्स, ठीक है? पहला इनिशियलाइज़िंग के लिए, दूसरा क्लीनिंग अप के लिए, बाकी जो कोड डालेंगे उसमें मेथड आपको दिख ही जाएगा। चलो, फ़िल्टर में हमने क्या लिखा है? अ सर्वलेट फ़िल्टर इज़ अ पावरफुल कंपोनेंट इन जावा वेब एप्लीकेशन that allows you to intercept request and response before they reach a servlet or before the response is sent back to the client. मतलब भाई सर्वलेट से पहुंचने से पहले और क्लाइंट से पहुंचने से पहले ही चलता है। ए फिल्टर इज ए पार्ट ऑफ सर्वलेट स्पेसिफिकेशन एंड यूज टू, दो काम के लिए, प्री प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस। प्री प्रोसेस में ऑथेंटिकेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कैसी है, जैसे हम लोगों ने ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया। पोस्ट प्रोसेसिंग में आप जो आपका रिस्पॉन्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, हेडर को मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा कंप्रेशन कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो, टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, जो हम लोगों ने किया। फ़िल्टर कहाँ पे होता है? तो फ़िल्टर होता है क्लाइंट और सर्वलेट के बीच में, ठीक है? एंड सर्वलेट वापस से जब रिस्पॉन्स भेजता है, रिस्पॉन्स और क्लाइंट के बीच में, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। प्री प्रोसेसिंग कोड, ये क्या हमने लिखा है? प्री प्रोसेसिंग कोड इन अ फ़िल्टर इज़, अच्छा, प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग कहाँ पे करेंगे? ठीक है, पोज़ीशन। तो प्री प्रोसेसिंग कोड इन अ सर्वलेट फ़िल्टर इज़ रिटन बिफोर द लाइन चेन डॉट डू फ़िल्टर। तो चेन डॉट डू फ़िल्टर मेथड है, इसके पहले जो लिखेंगे वो प्री प्रोसेसिंग होगा, ठीक है? एंड इसके बाद जो लिखेंगे वो पोस्ट प्रोसेसिंग होगा। This means you put your logic to handle or inspect the request before it gets passed along to the next filter or servlet. मतलब आपकी रिक्वेस्ट आई, अब वो अगले सर्वलेट या अगले फिल्टर में पहुंचने से पहले अगर आप चाहते हैं कि वो मतलब वो रिक्वेस्ट के साथ हम कुछ करें तो चेन डॉट डू फिल्टर से पहले आप करेंगे। कन्वर्सली पोस्ट प्रोसेसिंग कोड इज रिटन आफ्टर द चेन डॉट डू फिल्टर, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है? विच अलाउज यू टू वर्क विद द रिस्पॉन्स आफ्टर द सर्वलेट एंड अदर फिल्टर्स हैव फिनिश। जब आपका फिल्टर फिनिश हो गया, ठीक है, सर्वलेट का काम हो गया, सर्वलेट ने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो चेन डॉट डू फिल्टर के बाद का कोड चलेगा, हैव फिनिश प्रोसेसिंग बट बिफोर द रिस्पॉन्स गोज बैक टू द क्लाइंट। ठीक है, समझ में आ गई सारी बात यहाँ पे?
बताए भाई, क्लियर है? बोलो भाई। जी सर। हाँ, व्हाट डज दिस लाइन डू? चेन डॉट डू फिल्टर करता क्या है? ये इसका दो काम है। या तो ये आप अगर देखो मल्टीपल फिल्टर्स बनाए हो तो चेन डॉट डू फिल्टर एक फिल्टर से दूसरे फिल्टर पे भी जाता है। ठीक है, आपने दो दो फिल्टर बना के रखा हुआ है एक ही यूआरएल के लिए। मान लो एक ही यूआरएल के लिए आप दो फिल्टर माई फिल्टर 1 माई फिल्टर 2 बनाए हैं। तो पहले एक फिल्टर चलेगा, फिर जैसे ही चेन डॉट डू फिल्टर आएगा ये दूसरे फिल्टर को चला देगा। फिर दूसरे फिल्टर का चेन डॉट डू फिल्टर क्या करेगा? देन वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा आपके सॉलेट पे। तो आप बोलेंगे कि दो फिल्टर कैसे बनेगा भाई? जैसे एक फिल्टर बना वैसे दो फिल्टर बनेगा, उसका दो यूआरएल मैपिंग हो जाएगा, दोनों में हम पैटर्न सेम रख देंगे। तो एक ही पैटर्न के लिए दो दो फिल्टर चलेंगे। मॉड्यूलैरिटी अचीव करने के लिए कई बार डबल डबल फिल्टर भी लगाया जाता है कि आधा काम यहाँ हो जाए, आधा काम आगे हो जाए। तो जब भी अच्छा, वो फ़िल्टर किस ऑर्डर में चलेगा? वो फ़िल्टर web.xml में जिस ऑर्डर में आपकी मैपिंग है उसी ऑर्डर में चलेगा। फ़िल्टर 1 की मैपिंग पहले है तो पहले फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2 की मैपिंग बाद में है तो बाद में फ़िल्टर 2। तो अगर मान लो मेरे पास 2 फ़िल्टर है, तो पहले वाले फ़िल्टर का चेन डॉट डू फ़िल्टर ये कहाँ पे लेके जाएगा हमें? रिक्वेस्ट को कहाँ फॉरवर्ड करेगा? बताइए। सर्वलेट पे। अगर मेरे पास 2 फ़िल्टर है और ये मेरा पहला फ़िल्टर है। सर ये दूसरे फिल्टर पे लेके हाँ, जाएगा। अगर सेम एक ही यूआरएल के लिए 2 फ़िल्टर है, तो दोनों फ़िल्टर चलना चाहिए ना, ये तो धोखा हो जाएगा ना भाई। जी अगर सर। आपके लिए भाई बोला गया कि आपको 2 रसगुल्ला मिलेगा और आपको 1 ही मिले तो आप बोलेंगे हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अगर हमने एक ही यूआरएल पैटर्न का 2 फ़िल्टर बनाया है, तो दोनों चलना चाहिए ना। तो ये पहला फ़िल्टर चला और चेन डॉट डू फ़िल्टर दूसरा फ़िल्टर चला देगा और दूसरे फ़िल्टर का चेन डॉट डू फ़िल्टर कहाँ जाएगा फिर? हाँ, सर्वलेट पे। सर्वलेट पे जाएगा। एक सर्वलेट के सिंपल सी पास। बात है भाई। बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है कि भाई ये क्लाइंट है, ये आया हमारे पहले फ़िल्टर पे, पहले फ़िल्टर का डू फ़िल्टर मेथड हमको ले गया दूसरे फ़िल्टर पे, दूसरा फ़िल्टर के बाद अगर एक और फ़िल्टर होगा इस यूआरएल के लिए तो उस पे भी लेके जाएगा डू फ़िल्टर, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला होगा डू फ़िल्टर वो हमारे सर्वलेट पे लेके जाएगा। इसमें कौन-सी बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है? तो ये सिंपल सा फंडा आप ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि चेन डॉट डू फ़िल्टर के बारे में ही लिखा है मैंने कि ये क्या करता है प्री प्रोसेसिंग कोड इन अ फ़िल्टर इज़ रिटन बिफोर चेन डॉट डू फ़िल्टर इनसाइड द मेथड दिस नहीं सॉरी यहाँ पे व्हाट डज़ दिस लाइन डू? चेन डॉट डू फ़िल्टर मीन्स पास दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू द नेक्स्ट इन द फ़िल्टर चेंज और इफ देयर इज़ नो मोर फ़िल्टर पास इट टू द टारगेट सर्वलेट और रिसोर्स। अगर कोई टारगेट सर्वलेट है मेरा या टारगेट कोई रिसोर्स है जैसे हमारा index.html भी हो सकता है, वहाँ पे स्विच कर देगा। अभी बात क्लियर हुई सबको? क्लैरिटी आई थोड़ा? जी सर। है ना? तो ये हमारा है हमारा फ़िल्टर 1 मान लो ये है मेरा फ़िल्टर 1, ये है मेरा फ़िल्टर 2, ये है मेरा फ़िल्टर 3। ये सब चलने के बाद हमारा ये चलेगा। तो ये हम रख लेते हैं अपने नोट्स में, थोड़ा-सा डायग्राम थोड़ा-सा सस्ता है लेकिन ये है कि समझने के लिए विज़ुअल फ़ॉर्म में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ जस्ट इसके नीचे। ठीक है, ये हम तो थोड़ा-सा फ़ॉर्मेट कर लेते हैं। सर मल्टीपल फिल्टर का यूज कब करेंगे? तो फिल्टर है जो यूज होता है मतलब पर्टिकुलर ब्राउज़र पे चलाने के लिए ही ना, तो मल्टीपल नहीं, नहीं, फिल्टर नहीं, पर्टिकुलर ब्राउज़र पे चलाने के लिए नहीं, वो तो हमने फ़िल्टर का एक इस्तेमाल बताया। आप वो कोई-सा भी काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे सर्वलेट पे जाने से पहले हो जाए, रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करने से रिलेटेड। जैसे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें कोई डेटा है, तो वो डेटा का यूज़र कौन-सा है? उस यूज़र को मुझे ये वाला एक्सेस ये वाले यूआरएल का एक्सेस देना है कि नहीं देना है? ऐसा भी कर सकते हो आप, ओके सर। है ना? तो बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो मल्टीपल फ़िल्टर कब बनाएँगे? जब मेरे को भाई यहाँ पे मान लो यूज़र की चेकिंग हो गई या सबसे पहले ब्राउज़र की चेकिंग कर ली। अगर ब्राउज़र गड़बड़ है तो वापस जाओ। ब्राउज़र सही है तो यूज़र की चेकिंग कर लिया, है ना? ऐसे यूज़र सही है तो कुछ और चेकिंग कर लिया। ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट फ़िल्टर्स आप बना सकते हैं। तो चेन डॉट डू फ़िल्टर मेथड क्या करता है? यूँ समझ में आया? बताएँ आप लोग हमें बताएँ चेन डॉट डू फ़िल्टर मेथड क्या करता है?
मल्टीपल फिल्टर पे स्विच कर अब मल्टीपल फिल्टर ना हुआ तो सर्वलेट पे स्विच डायरेक्ट सर्वलेट पे स्विच सर्वलेट ना हुआ तो वेलकम पेज को ही शो कोई भी रिसोर्स को स्विच कर देगा। जिस रिसोर्स को आपने यूआरएल में एक्सेस करने की किया है वहाँ चला जाएगा। अब वो एक सर्वलेट हो सकता है, वो कोई रिसोर्स हो सकता है, वो डायरेक्ट वेलकम पेज हो सकता है, चाहे वो दूसरा हमारा फ़िल्टर भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं, सिंपल सी बात है बिल्कुल सब। चलो, व्हाट आर द पर्पस ऑफ इनिट एंड डिस्ट्रॉय मेथड इन सर्वलेट फ़िल्टर एंड व्हाई दे आर कॉल्ड? सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज़ हमें लिखा है हमने, द इनिट मेथड इन अ फ़िल्टर इज़ कॉल्ड वंस बाय द सर्वलेट कंटेनर व्हेन द फ़िल्टर इज़ क्रिएटेड। एक ही बार चलेगा एंड यूज्ड टू परफॉर्म एनी वन टाइम सेटअप, इनिशियलाइज़ेशन टास्क सच एज़ रीडिंग, कॉन्फ़िगरेशन, पैरामीटर, कुछ भी वन टाइम आपको करना है। एंड डिस्ट्रॉय मेथड भी एक ही बार चलेगा। डिस्ट्रॉय मेथड हमने चला के आपको दिखाया नहीं शायद, इस सर्वर को बंद करना पड़ेगा उसके लिए। सर्वर को उसके लिए हमें बंद करना पड़ेगा। स्टॉप करते हैं। तो ये देखो फ़िल्टर डिस्ट्रॉयड, है ना? तो कोई भी काम आपको अगर वन टाइम अगर आपको क्लीन अप टास्क करना है तो आप डिस्ट्रॉय से करते हो। द डिस्ट्रॉय मेथड इज़ कॉल्ड व्हेन द फ़िल्टर इज़ टेकन आउट ऑफ द सर्विस अलाउइंग यू टू रिलीज़ रिसोर्स और परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटीज़ बिफोर द फ़िल्टर इज़ रिमूव्ड। ठीक है? टुगेदर दे मैनेज फ़िल्टर लाइफ साइकिल बियॉन्ड जस्ट प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। ठीक है? तो ये सब फ़िल्टर लाइफ साइकिल अगर कोई पूछ दे तो बोल दो कि फ़िल्टर का इनिट, फिर डू फ़िल्टर मेथड हमारा एंड देन हमारा डिस्ट्रॉय। व्हाट डज़ फ़िल्टर मैपिंग मीन्स इन अ जावा वेब एप्लीकेशन? फ़िल्टर मैपिंग का क्या मतलब हुआ? तो फ़िल्टर मैपिंग हमारा ये वाला हो गया जो हमने इसमें किया है। ये इसके बारे में बता फ़िल्टर मैपिंग। फिल्टर कहाँ यूज करेंगे? हाँ, वही बात हमने लिखी है कि फ़िल्टर मैपिंग डिफाइंस व्हिच रिक्वेस्ट अ फ़िल्टर शुड अप्लाई, है ना? Defines which request a filter should apply to by specifying URL pattern or servlet name. It tells the servlet container when and for which URL or servlets the filter code should run before reaching the target resource. This configuration can be done in web.xml or via annotation. Annotation बाद में हम देखेंगे, XML से हमने आपको बता दिया। ये पूरी आज की कहानी रही फ़िल्टर और लिसनर की। प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दे दूँगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी ये चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले हैं।